अगर आप रोड साइड बहुत फास्ट फूड वगैरह खाते हो या अनकुक्ड फूड खाते हो, देन ऑल्सो देर इज़ अ चांस ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। उसमें क्या होता है, एक कीड़ा होता है जो आँत से होते हुए ब्रेन को जाता है, जिसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं, और वो मिर्गी का दौरा कराता है। हाथ पांव टाइट हो गया, आँख ऊपर चढ़ गई, जीभ कट गया, कपड़े में पेशाब हो गया, दिस इज़ कॉल्ड जनरलाइज एपिलेप्सी। हमारे यहाँ धारणा है कि लोग मोजा सूंघा दें या चप्पल सूंघा दें या माउथ क्लोज कर देते हैं। 70% टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी पेशेंट्स जो होते हैं उसमें चाइल्डहुड हिस्ट्री होती है कि फेब्राइल सीजर की, कि बुखार आया और बच्चे को दौरा पड़ा था बचपन में, और इन बिटवीन वो बिल्कुल ठीक रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। और कई ऐसी बीमारियां होती है जिसके बारे में लोग ना तो बात करना चाहते हैं ना जानना चाहते हैं, और यही वजह है कि लोग जानकारी के अभाव में बीमारी को पहचान तक नहीं पाते हैं। इसमें से ही एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं और बात करना पसंद भी नहीं करते हैं। ये बीमारी है एपिलेप्सी, यानी कि मिर्गी रोग। और आज इस रोग के बारे में हम जानेंगे डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा से। ये हमें पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से जो ये बीमारी है कैसे होती है, इसका क्या कुछ इलाज है, क्या क्योर है, और कैसे इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हैशटैग भारत न्यूज़ में। ये जो बीमारी है एपिलेप्सी, मिर्गी रोग, इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं और यही वजह है कि जानकारी के अभाव में बीमारी और बढ़ जाती है। इस पर क्या कहेंगे? पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एपिलेप्सी एक छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो ये मिथ है कि ये छूने से फैलता है या ऐसी कोई बात नहीं है। एपिलेप्सी और एक मिर्गी में अंतर है। जो कन्वल्शन होता है वो किसी कारण से भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि कोई मरीज एक्सेसिव अल्कोहल ले रहा है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है, तो उसे सीज़र केवल बोलते हैं, उसको एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं। एक सिंगल कन्वल्शन आया, या मरीज कोई इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है या शुगर की दवाइयाँ खा रहा है और शुगर अचानक से बहुत कम हो जाए और उसे दौरा पड़ जाता है, उसे एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं, उसे हाइपोग्लाइसेमिक सीज़र बोलते हैं। उसी प्रकार से ये सारे प्रोवोकिंग फैक्टर हैं। ये अगर प्रोवोकिंग फैक्टर नहीं होते हैं और दो मिर्गी बिना किसी वजह के 24 घंटे के अंतराल में हो, तो उसे एपिलेप्सी बोला जाता है। तो समझने की ये ज़रूरत है कि ये छूने या इनके साथ बैठने उठने से ये नहीं होता। पहले की अगर बात की जाए तो जो लोग हैं शुरू से ऐसे करते आए हैं कि अगर किसी को मिर्गी रोग है तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जूता सूंघाना चाहिए, या फिर जो चाबी है उसे उनके दांतों के बीच में डालनी चाहिए। कुछ लोग उंगली डाल देते हैं। तो क्या ये सही होता है जब कोई एक ऐसे रोगी होते हैं, मिर्गी रोगी, और उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करना? बिल्कुल। ये हमारे यहाँ धारणा है कि लोग मोजा सूंघा दें या चप्पल सूंघा दें या माउथ क्लोज कर देते हैं। समटाइम्स पीपल यूज टू क्लोज नोज ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उंगली डालेंगे तो आपकी उंगली कट जाएगी, बट वो सीजर कंट्रोल नहीं होगा। पहली चीज़, मुंह के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। स्पून डालेंगे तो दांत टूट सकता है और वो सांस की नली में जाके ब्लॉक कर सकता है, एंड सडन चोकिंग कैन कॉज डेथ ऑल्सो। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग मुंह बंद कर लेते हैं, नाक बंद कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर किसी मरीज को मिर्गी आ रहा है, अगर आप उसके सामने हैं, तो उस मरीज को बाएं करवट में लेटा दें कि मुंह का जो सिक्रेशन है वो सांस की नली में ना जाए और चोकिंग ना कराए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई शार्प ऑब्जेक्ट सामने है पड़ा हुआ तो उसे हटा दें और एक वीडियो बना लें। बस इतना ही करना है आपको, और इमीडिएटली किसी अस्पताल में जहां इन सब चीज़ों की सुविधाएं हैं वहां पे आप जाके प्राइमरी केयर ट्रीटमेंट लें। उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए आप जा सकते हैं कि मिर्गी किस कारण से हो रही है और कहाँ से तरंगे पैदा हो रही हैं, और उसका इलाज एप्रोप्रिएट हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लक्षण नहीं पता होते हैं, सिम्टम्स क्या होता है, या फिर कभी ऐसा होता होगा कि किसी आयु वर्ग के, या तो बच्चों में ज़्यादा होता है या बुजुर्गों में, तो क्या उसकी सीमा होती है और क्या कुछ स्टार्टिंग लक्षण होते हैं?
बिल्कुल। यूजुअली यंग एज से स्टार्ट होता है एपिलेप्सी, उसमें भी वैरायटी है। एक कुछ कारण है होने का और कुछ कारण नहीं है होने का। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पैदा लिया और पैदा लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक रहा और 5 साल के अंदर में उसे फीवर आने लगा और सीज़र आया। ऐसा पाया गया है कि वो बच्चे आगे चल के कुछ बच्चों में 50 से 60% बच्चे आगे चल के मिर्गी की बीमारियां हो सकती हैं। और रेट्रोस्पेक्टिवली हमने ये देखा है कि कुछ 70% टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी पेशेंट्स जो होते हैं उसमें चाइल्डहुड हिस्ट्री होती है कि फेब्राइल सीज़र की, कि बुखार आया और बच्चे को दौरा पड़ा था बचपन में और इन बिटवीन वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो हर एक एपिलेप्सी के अलग अलग लक्षण होते हैं। एक कैटेगराइजेशन है, दैट इज इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी हैज़ कैटेगराइज्ड एपिलेप्सी इन 3 डिफरेंट डोमेन। एक जनरलाइज एपिलेप्सी होता है, उसमें भी 2 तरह के होंगे, जिसमें कि कन्वल्शन होगा, एक में कन्वल्शन नहीं होगा। कन्वल्शन कहने का मतलब है कि अगर हाथ पांव टाइट हो गया, आंख ऊपर चढ़ गई, जीभ कट गया, कपड़े में पेशाब हो गया, दिस इज कॉल्ड जनरलाइज एपिलेप्सी। इसमें टोनिक भी होता है, मायोक्लोनिक भी होता है, टोनिक क्लॉनिक भी होता है, जिसमें जर्की मूवमेंट्स भी आते हैं। ये एक तरह का जनरलाइज एपिलेप्सी है। दूसरा जनरलाइज एपिलेप्सी आप बच्चों में यूजुअली होता है कि एब्सेंट सीजर्स होते हैं, जिसमें कि बच्चा पढ़ते पढ़ते अचानक से 5-6 सेकंड्स के लिए ब्लैंक एपिसोड्स हो जाते हैं। ये रिपीटेड एपिसोड्स होते हैं, पेरेंट्स यूजुअली नहीं नोट कर पाते हैं, तो ये बच्चों को प्रॉब्लम इस तरह की होती है और स्कूल में परफॉर्मेंस थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो टीचर्स यूजुअली बताते हैं कि बच्चा आपका ब्लैंक हो जाता है जब मैं क्लास लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। दूसरी तरह का एपिलेप्सी होता है जिसमें फोकल सीजर्स होते हैं। फोकल सीज़र जो एक तरफ से स्टार्ट होता है और गर्दन किसी एक तरफ घूम जाता है, और हो सकता है कि वो पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर ले, हो सकता ना करे। दूसरी चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स जो होते हैं उसमें भी मरीज को ऐसा फील होगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, घबराहट जैसा महसूस होगा, कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जाने का महसूस होगा और वो सराउंडिंग से कुछ समय के लिए लॉस्ट हो जाएगा और उसके बाद वो सो जाएगा या बेहोश हो जाएगा, और होने के बाद जब इवेंट उसे सर भारी और सर में दर्द महसूस होगा। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है, ठीक है। कुछ ऐसे भी एपिलेप्सी होते हैं जो सिंड्रोमिक होते हैं, जो चाइल्डहुड में स्टार्ट हुआ, अर्ली चाइल्डहुड में, तो उसका अलग इवैल्यूएशन है, उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट को सीज़र हो रहा है तो कितनी दवाइयों पे कंट्रोल है और वो दवा एप्रोप्रिएटली चूजन दवा है या नहीं है उस एपिलेप्सी के लिए। पहली चीज़, अगर 2 एप्रोप्रिएटली चूजन दवा पूरे मैक्सिमम डोज पे है उसके बावजूद भी मिर्गी कंट्रोल नहीं होता है, उसे बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। तो ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी में हम इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट का आईक्यू लेवल क्या है, मिर्गी की तरंगे कहाँ पैदा हो रही हैं, अगर वो एमआरआई से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं, क्या उसे निकालने पे बच्चे का आईक्यू लेवल ख़राब होगा कि नहीं। इस तरह से करके हमने एपिलेप्सी की सर्जरी कराई हुई है और उसमें आउटकम बहुत अच्छा होता है। स्पेशली टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में 70% पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं। और फ्रंटल लोब एपिलेप्सी एक तरह का होता है जो यूजुअली रात में होगा और लगातार 2-3-4 एपिसोड्स होते हैं, और वो बेसिकली सर्जरी के बाद भी बहुत कंट्रोल नहीं होता है। लगभग 50 से 60% मरीजों में कंट्रोल पाया जाता है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एपिलेप्सी ट्रीटेबल कंडीशन है, ठीक है, और अगर पेशेंट दवा सही समय पे ले रहा है तो उम्मीद करते हैं कि मरीज बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी तक हमने जितने भी एपिलेप्सी पेशेंट्स देखे हैं उसमें सिर्फ 15 से 20% मरीज ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी हैं, और उसके अलावा जो दवाइयाँ चलती हैं उस पे बिल्कुल ठीक रहते हैं अगर वो दवा मिस नहीं करते हैं तो। ये जो रोग है इसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या कुछ सावधानियाँ रखना पड़ता है उसे ध्यान में? पहली चीज़ है कि दवा मिस नहीं करना है।
अगर बच्चा मंदबुद्धि है और दवा खुद से नहीं ले सकता है तो फैमिली को टाइमली दवा देना है। तीसरा चीज़ है कि ड्राइविंग इज़ नॉट अलाउड फॉर एनीवन इफ़ ही इज़ हैविंग एपिलेप्सी, जब तक कि वो कंट्रोल पीरियड बिल्कुल ना हो, 3 से 4 साल सीज़र फ्री ना हो, तब तक ड्राइविंग अलाउड नहीं होता है। इसके अलावा पेशेंट जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उन्हें स्विमिंग नहीं अलाउड है कि स्विमिंग करें, क्योंकि अंदर वो अगर सीज़र आता है तो डेथ भी हो सकती है स्विमिंग करते समय। इसके अलावा अल्कोहल या टोबैको का सेवन करने से भी सीज़र्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जैसे आप अगर मिर्गी की दवा खा रहे हो और फिर भी आप अल्कोहल ले रहे हो तो सीज़र आने की उम्मीद प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और जैसे टोबैको ले रहे हो। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एपिलेप्सी पेशेंट, कि नींद बिल्कुल पूरी हो। ऐसा ना हो कि रात भर जगे रहें जिसके कारण कि चांसेस ऑफ सीज़र विल बी हाई। तो नींद भी बहुत एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, दवाइयाँ रेगुलर खानी है, कोई एडिक्शन ना हो, ड्राइविंग नहीं करनी है और स्विमिंग नहीं करनी है। अभी तक आप जो इलाज कर रहे हैं, आपके पास कितने एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं? जितने भी पेशेंट हैं उनमें से ज़्यादातर किस तरीके के, किस वर्ग के लोग आ रहे हैं? हमारे पास 5 साल के बच्चे से लेके 45 साल के लोगों में एपिलेप्सी के पेशेंट्स आते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पब्लिक को जाननी चाहिए कि यूजुअली 60 से 70 साल के बाद जो भी पेशेंट बेहोश होते हैं उसका कारण जो होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम कार्डियक सिनकपी होता है, जिसमें ब्रेन में खून की प्रवाह कम हो जाती है और मरीज बेहोश हो जाता है। अनटिल अनलेस ओल्ड एज में कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस नहीं है तब तक एपिलेप्सी नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि टीबी ब्रेन का हो गया और मिर्गी का दौरा पड़ा या टीबी का गांठ है, तो हमें ज़रूर ऑब्जेक्टिव एविडेंस मिलेगा तभी मिर्गी आता है, मिल सकता है 70 साल में। यूजुअली 70 साल के एज ग्रुप में हमें न्यू ऑनसेट एपिलेप्सी नहीं होता है अनटिल अनलेस कोई ऑब्जेक्टिव एविडेंस हो। जैसे स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक के बाद मिर्गी आ रही है तो दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट स्ट्रोक एपिलेप्सी। कुछ ट्रॉमा हुआ, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसके बाद सीज़र आ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सोसाइटी के लिए कि ड्राइविंग इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट रीज़न, कि हम अगर सेफली ड्राइव कर रहे हैं, हेलमेट सारी चीज़ें पहने, तो बेल्ट, सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो हम मिर्गी को प्रिवेंट कर सकते हैं। हेड इंजरी इज़ वेरी कॉमन कॉज ऑफ एपिलेप्सी, इस चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप रोड साइड बहुत फास्ट फूड वगैरह खाते हो या अनकुक्ड फूड खाते हो, देन ऑल्सो देर इज़ अ चांस ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। उसमें क्या होता है, एक कीड़ा होता है जो आंत से होते हुए ब्रेन को जाता है जिसको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बोलते हैं और वो मिर्गी का दौरा कराता है। वो प्रिवेंटेबल एक कॉज है। ठीक है। झारखंड में मिर्गी रोग के जो है काफ़ी कम ऐसे विशेषज्ञ है या फिर काफ़ी कम इलाज होता है, तो ऐसे में आप किस तरीके से इलाज करते हैं और कैसे जो रोगी है उन्हें कैसे संतुष्ट करते हैं इलाज करने के दौरान? हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो वी यूज़ टू स्टार्ट विद द क्लिनिकल इवैल्यूएशन कि उसकी सेमियोलॉजी क्या है, किस तरह का मिर्गी होता है। पहली चीज़, क्या वो हमारे ईईजी से कोरिलेट करता है कि नहीं। हमारे पास वीडियो ईईजी मशीन है जो कि यूएस बेस्ड मशीन है, दैट इज़ नेटस कंपनी। तो उससे हम लॉन्ग टर्म वीडियो ईजी लेते हैं कि क्या वो मिर्गी का दौरा उसी जगह से पैदा हो रहा है जिसमें एमआरआई में जो फाइंडिंग है। अगर नहीं हो रहा है तो बिल्कुल अलग कारण है, और अगर हो रहा है तो उसमें हम इवैल्यूएट करके देख सकते हैं कि क्या ये ड्रग रेजिस्टेंट है कि नहीं, क्या ये सेलेक्टिव कैंडिडेट है कि नहीं सर्जरी के लिए। अगर सर्जरी का कैंडिडेट है और मिर्गी कंट्रोल दवाइयों से नहीं हो रहा, 3 दवाइयों से भी, तो हम बिल्कुल प्रेफर करते हैं कि उनकी सर्जरी हो और वो बिल्कुल ठीक हो जाए और उनकी दवाइयाँ कम हो जाएं। स्पेशली इन अ चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, जैसे फीमेल्स होती हैं, इफ़ दे आर टेकिंग 2-3 एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड अगर हम इवैल्यूएट करते हैं कि सीज़र जो है इस फोकस से आ रहा है और इसे 3-4 एंटी एपिलेप्टिक खाने पड़ रहे हैं हाई डोज में, तब हम उसे सर्जिकल कैंडिडेट चूज़ करते हैं और फिर प्लान करते हैं सर्जरी का। तो जब सर्जरी होता है तो सर्जरी के दौरान कभी ऐसा भी होता है कि सक्सेस रहता है सर्जरी जो आप बिल्कुल,
जो टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है उसमें बहुत अच्छा रेट है सक्सेस का, और फ्रंटल लोब में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कंट्रोल है। जितने भी अभी तक सर्जरी कराए हैं दे आर डूइंग वेल, दे आर टेकिंग ओनली वन एजेंट, एंड वो पहले 4-5 दवाइयों पे थे, अब बिल्कुल एक दवा पे लो डोज पे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मरीज आते होंगे जिनका आप इलाज करते होंगे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं खासकर मिर्गी रोग के जो ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं, जिन्हें उतनी जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें जागरूक करने के लिए आप कुछ करते हैं? मतलब इलाज तो आप कर ही रहे हैं, इसके अलावा अगर अवेयरनेस जागरूकता की बात की जाए तो कैसे करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके फैमिली में किसी को भी ऐसा एपिसोड होता है कि दौरे पड़ रहे हैं या गुमसुम होकर बेहोश हो जाता है, तो आप फर्स्ट काम ये करिए कि पेशेंट को करवट कर दीजिए और वीडियो बना लीजिए। होम वीडियो इज़ कंसिडर्ड एज सेंसिटिव एज EEG बाय द इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी। तो आप बिल्कुल होम वीडियो ज़रूर बनाएं, उससे बहुत फ़ायदा है। डॉक्टर्स को भी फ़ायदा है कि एक्सप्लेन करने में और समझने में कि मरीज की जो मिर्गी है उसकी तरंगे कहाँ से पैदा हो रही हैं, क्योंकि समटाइम्स फैमिली हिस्ट्री नहीं दे पाती है ठीक से, तो हमें डिफ़िकल्ट होता है लोकलाइज करने में। आपने देखा कि जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि जैसे इस रोग को लेकर लोग काफ़ी धारणा बना चुके हैं। अपने में कहा जाता है कि छुआछूत की बीमारी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जिसे मिर्गी रोग है उससे दूर रहा जाए, और कई तरह की चीज़ें होती है, कई तरह के बात बनाए जाते हैं। लेकिन आपने सुना कि अगर सही समय पर इसका इलाज कराया जा सके तो आसानी से ये बीमारी भी ठीक हो सकती है, और अब इसके कई सारे इलाज आ चुके हैं। मशीन के बारे में आपने जाना कि किस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे बीमारी की जो है जांच की जाती है, और इसके बाद डॉक्टर्स सही तरीके से इसे देखकर इसकी जांच करते हैं। तो जितने भी रोगी हैं वो खुलकर सामने आए और अपनी बातों को रखें, इससे उनकी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो सकती है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।